Let's begin now with your chapter number 18 कंसोलिडेशन का, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। ओके, सो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? आई विल स्टार्ट विद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। इसके साथ साथ ही मैं आपको नोट्स में पढ़ाती चली जाऊंगी कि आपकी वर्किंग्स क्या कह रही हैं। मे बी वर्किंग नोट नंबर 1 आपका ग्रुप स्ट्रक्चर पे है, देन हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 है। हम ये वर्किंग्स क्वेश्चन के साथ साथ कवर करेंगे so that it's easier for you guys to understand every concept very easily and nicely. Okay, so सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें तुम्हें बतानी है वो क्या है कि कंसोलिडेशन हम लोग अभी पिछले पार्ट में करके आए हैं, जब हमने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन किया है कि आपका कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। जब पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी के 50% से ज्यादा शेयर्स ले और उस पर कंट्रोल कर ले, तो दोनों को एक सिंगल सेट में हम दिखाते हैं। राइट, उस सिंगल सेट में दिखाने को ही हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। आप सब्सिडियरी का 100% ऐड करोगे, चाहे वो 80% ही आप कवर ले रहे हो उसका सब्सिडियरी का, ठीक है। आप सब्सिडियरी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज जोड़ो, क्योंकि कंट्रोल आपका 100% है सब्सिडियरी पे। ओके, अब तुम्हारी एक मान लो शॉप है पी, तुम्हारे सामने वाली शॉप है एस जो तुमने खरीद ली। टोटल नेट वर्थ तुमने जाननी है कि इस शॉप्स की दोनों की क्या है, तो अब तुम कैसे निकालोगे? वो इन दोनों को जोड़कर ही बताओगे। कंट्रोल तुम्हारा पूरा है, इसलिए पूरी एस को तुम एस के क्या क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है वो सब जोड़ोगे। जो हिस्सा दूसरों का है, मतलब 20% जो तुम्हारा नहीं है जो दूसरों का है, वो अलग हम एनसीआई में दिखा देंगे। एनसीआई का पोर्शन हम सेपरेटली शो करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस चैप्टर। सबसे पहले क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैव बीन प्रिपेयर्ड 31 दिसंबर 2018। नॉन करंट एसेट्स गिवन है, जिसमें मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास, करंट एसेट्स आए हैं, एंड टोटल एसेट्स इक्विटी है, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड देन करंट लाइबिलिटीज। स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या है। Dickens acquired 16,000 ordinary $1 shares in Jones on 1st Jan 2028, when Jones' retained earnings stood at $20,000 and its share premium was $10,000. क्या है? On this date, the fair value of the 20% non-controlling shareholders in Jones was $12,500. The Dickens Group uses the fair value method to value the non-controlling interest. Prepare the consolidated statement of financial position of Dickens as at 31st December 2018. So हम लोगों ने इसमें बनाना क्या है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2018। ओके, चलो। अब कंसोलिडेशन के टाइम पे हमें कुछ वर्किंग्स बनानी होती हैं। वर्किंग नोट नंबर, ये 5 वर्किंग्स हैं जो आप हर कंसोलिडेशन के टाइम पे यूज करोगे, ठीक है। ये 5 वर्किंग्स यूज करके आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे बनाना है और ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्किंग। पहली वर्किंग में हमें क्या बताना होता है कि किसने किसको एक्वायर किया, कितने परसेंट में एक्वायर किया, और एक्विजिशन डेट क्या है एक्वायर करने की। ये सब कुछ हमें वर्किंग नोट नंबर 1 में बताना होता है। सो लेट्स बिगिन विद आ वर्किंग नोट नंबर 1। मैं कुछ स्पेस छोड़ देती हूँ अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, एंड आई विल स्टार्ट दी वर्किंग्स फ्रॉम। एग्जाम में भी आप यही फॉर्मेट यूज करोगे कि आप वर्किंग्स नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर कुछ स्पेस छोड़ दोगे आपकी फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। सो वर्किंग नोट नंबर 1 मुझे बनाना है ग्रुप स्ट्रक्चर। आपके नोट्स में आप देखो साथ साथ में। अब हमारे केस में क्या हुआ है,
Dickens acquired 16,000 ordinary $1 shares in Jones on 1st Jan 2018 when Jones retained earnings stood at $20,000, right? ये मुझे गिवन है। डिकेंस ने जोन्स को एक्वायर किया कितने परसेंट से किया एक्वायर उसने? यहाँ लिखा है ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द 20% नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग्स। दैट मीन्स डिकेंस का 80% है। 20% अगर मेरा एनसीआई है तो 80% से एक्वायर क्या होगा? दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे उसने $16,000 से एक्वायर किया और उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे स्टूड एट कितनी है? क्या गिवन है मुझे? 20,000 इंटू 100 अगर मैं करूं दैट ऑल्सो गिव्स मी 80%। यस और नो? सही है। और जो बचा हुआ 20% है वो क्या है? एनसीआई। एंड दूसरी चीज मुझे क्या बतानी है वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर? आपकी एक्विजिशन डेट कितनी है? सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्विजिशन डेट हमारी डालनी होगी। कितनी गिवन है एक्विजिशन डेट? ऑन 1st Jan 2018। 1st Jan 2018 is the acquisition date. So I hope वर्किंग नोट नंबर 1 सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम अब वर्किंग नोट नंबर 2 पे। इसमें हमें क्या बनाना होता है? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी क्या होता है? क्या करना क्या होता है? जो सब्सिडियरी के नेट एसेट्स होते हैं उसको तुम्हें दो डेट्स पर निकालना होता है। एक होता है एक्विजिशन डेट और दूसरा होता है रिपोर्टिंग डेट। क्योंकि उसने फेयर वैल्यू मेथड यूज किया तो हम सब कुछ फेयर वैल्यू पे ही लेंगे, ठीक है। और पोस्ट एक्विजिशन जो मूवमेंट होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है जो कि है एक्विजिशन और रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये हम क्यों करते हैं? प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, रिपोर्टिंग डेट क्यों बनाते हैं इसको अलग अलग? क्या लॉजिक है इसके पीछे? जो एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट है वो पुराने मालिक का है। हमने वो खरीदते टाइम प्राइस में पे कर दिया, दैट मीन्स वो मेरी गुडविल में गया। सिर्फ अपने आने के बाद दैट इज पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट ही ग्रुप और एनसीआई में हम बांटते हैं, ना कि बाकी का रिपोर्टिंग डेट का या एक्विजिशन का वो सब नहीं करते हम। ओके। उस वजह से हम इसको अलग अलग बनाएंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि इसको हमें कैसे शो करना है। सो एट एक्विजिशन डेट लिख देंगे हम यहाँ पे। एट रिपोर्टिंग डेट लास्ट में पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट। क्या ये क्लियर हुआ सबको क्या है? इसके अंदर हमारे पास क्या क्या यूज कर रहे हैं हम? शेयर कैपिटल जाएगा, शेयर प्रीमियम जा रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, टोटल नेट एसेट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। और भी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो इसी कॉलम में होती हैं। वो एडजस्टमेंट्स भी हम इसी चैप्टर में धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ये बहुत बेसिक करा रही हूँ, बहुत बेसिक से, जिसमें कुछ खास एडजस्टमेंट्स नहीं है। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मुझे कितना गिवन है एट एक्विजिशन डेट एंड एट रिपोर्टिंग डेट? 20,000 का, और रिपोर्टिंग डेट पे भी सेम है। एंड व्हाट अबाउट शेयर प्रीमियम? शेयर प्रीमियम कितना है उसका? 10,000। चलो 10,000 यहाँ पे डाल देते हैं। और पोस्ट एक्विजिशन में हम क्या डालते हैं? इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो, दैट मीन्स रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट। ओके। सो क्योंकि ये सेम है तो यहाँ पे हमारा जीरो ही आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
ओके। अब उसके बाद मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या जाना चाहिए? एट एक्विजिशन डेट मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी पड़ी है? जिस दिन एक्वायर किया द रिटेन्ड अर्निंग्स स्टूड एट $20,000। दैट मीन्स यहाँ पे 20,000 आएगा और श्योर प्रीमियम उसका 10,000 पे था, जो हमने 10,000 ऑलरेडी डाल दिया एक्विजिशन पे। और रिटेन्ड अर्निंग्स रिपोर्टिंग डेट पे कितनी है? $25,000। सो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कहाँ जा रहा है हमारा? पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट के अंदर। सो ये कितना आया? 5,000 का। सो हमारे नेट एसेट्स यहाँ पे इस केस में कितने निकल के आएंगे? Some tab that will be 50,000 and then 55 और remaining 5,000। ठीक है, नेट एसेट्स आपको क्लियर हुआ यहाँ से? अब अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना तो लिया ये। अब इसका हमने करना क्या है आगे देखते हैं, धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि क्या करना है। वर्किंग नोट नंबर 3 पे चलते हैं। क्या लिखा है तुम्हारे नोट्स में? किसके ऊपर बन रहा है वर्किंग नोट नंबर 3? गुडविल पे। गुडविल में अब मेरा क्या क्या जाता है? पेरेंट की क्या इन्वेस्टमेंट है, प्लस एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। ये क्यों करते हैं हम? ये गुडविल हम क्यों निकालते हैं? क्या होता है ये गुडविल? नेट एसेट्स आपने निकाले, उसकी वैल्यू से जो भी आपको एक्स्ट्रा दिया गया, ब्रांड हो गया, नाम हो गया, कस्टमर्स हो गया, उन सब के लिए वो होता है गुडविल। तो दुकान की चीजें $50,000 की थी, पर दिए कितने हमने? $60,000। वो किस लिए दिए? गुडविल है 10,000 की, तो दिए। फेयर वैल्यू मेथड में एनसीआई के हिस्से का गुडविल भी इंक्लूड होता है, इसलिए गुडविल हमारा इस केस में थोड़ा ज्यादा आता है। एनसीआई के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फेयर वैल्यू मेथड और एक होता है प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड। हमारे क्वेश्चन में हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? The Dickens Group uses the fair value method to value the non-controlling interest। हम यूज कर रहे हैं फेयर वैल्यू मेथड। अंदर अगर फेयर वैल्यू मेथड आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे? एनसीआई की दी हुई फेयर वैल्यू है ये। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स एनसीआई ओन्स इनटू सब्सिडियरी शेयर प्राइस includes NCI's share of goodwill। Full goodwill is recognized in this method। अगर प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड है, इसमें आप क्या करोगे? एनसीआई का परसेंट कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, जो आप वर्किंग नोट नंबर 2 से निकालते हो। इसमें इंक्लूड एनसीआई शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ओनली, नो गुडविल। आप इसके अंदर गुडविल नहीं लेके आते हो एनसीआई की, सिर्फ जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है उसका आप परसेंटेज निकाल लेते हो, जो कि आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में ऑलरेडी निकाला होता है। क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे भी। आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 ही इसी बेसिस पे है। ठीक है, सो डोंट वरी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब गुडविल हमारी हम कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट क्या है? पेरेंट होल्डिंग एट फेयर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन जोन्स कितने गिवन है मुझे यहाँ पे? $60,000 के। सो वही यहाँ पे आएगा, $60,000। दूसरा पॉइंट क्या है? ध्यान से देखो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन। सो एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है? हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना निकाला हमने फेयर वैल्यू मेथड से? ये रहा, ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द 20% नॉन कंट्रोल शेयर होल्डिंग इन जोन्स वाज $12,500। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? $12,500। ठीक है, एनी प्रॉब्लम सो फार? ओके, अब आप इन दोनों का टोटल कर लो।
सो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। सो पेरेंट की होल्डिंग ली आपने, एनसीआई की ली एट एक्विजिशन, और उन दोनों का टोटल किया। अब इसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे? गुडविल तभी निकल के आएगी जब हमें पता चलेगा कि हमने नेट एसेट से एक्स्ट्रा कितना पे किया, राइट? अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने हैं एट एक्विजिशन? अब जो आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला होगा वो वैल्यू यहां पे आएगी, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन यहां से, ठीक है? ये जो वैल्यू है आपकी 50,000 की, कहां से लेके आ रहे हो तुम? वर्किंग नोट नंबर 2 से लेके आ रहे हो, ठीक है? सो अब हमारे पास गुडविल निकल के आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है। सो आई एम नॉट यूजिंग द नेगेटिव साइन अगेन। सो यहाँ पे मेरे पास गुडविल आ गई, विच इज 22,500 की आपकी गुडविल है। नेक्स्ट इज योर वर्किंग नोट नंबर 4। अब वर्किंग नोट नंबर 4 क्या होता है वो देखते हैं। चलो, वर्किंग नोट नंबर 4 हम बनाते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। एनसीआई होते हैं आउटसाइडर्स, दैट मीन्स 20% का हिस्सा अलग से इक्विटी में दिखता है ये। सो पेरेंट का हिस्सा अगर 80% है तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसका है? एनसीआई का। दिस इज द शेयर ऑफ सब्सिडियरी नॉट ओन्ड बाय द पेरेंट। पेरेंट ने तो सिर्फ 80% ही ओन किया है। हम हालांकि सब्सिडियरी का 100% रिकॉर्ड करते हैं, बट उसमें से हमें 20% जो पेरेंट का नहीं है वो निकालना भी तो होता है, क्योंकि पेरेंट की बुक्स में तो सिर्फ 80% ही रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट? सो इस केस में आपको कैसे निकालना होता है? आपको ओपनिंग एनसीआई लेनी है एट एक्विजिशन, एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व जो कि तुम निकालते हो वर्किंग नोट नंबर 2 से, एंड माइनस करेंगे एनसीआई शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। कोई भी इम्पेयरमेंट हुई है अगर, तो एनसीआई का जितना शेयर है, 20% का शेयर है मान लो, वो निकलेगा बाहर यहां से, ठीक है? सो इम्पेयरमेंट वो वाली आप एनसीआई को एलोकेट करोगे जो कि यहां से माइनस होगी, आपके पास क्लोजिंग एनसीआई निकल के आ जाएगी। लेट्स डू वर्किंग नोट नंबर 4 विच इज योर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है? सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में अब मेरे पास क्या क्या जा रहा है? एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है? एनसीआई एट एक्विजिशन हमारे केस में गिवन है हमें फेयर वैल्यूज की 12,500, जो हम ऊपर से भी ले, यहाँ पे भी हमने डाली है, यहाँ पे भी हमें गिवन है ऊपर क्वेश्चन में दैट इट इज 12,500। ओके, सो एनसीआई की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब दूसरा क्या डालना है मुझे यहाँ पे? एनसीआई का शेयर कितना है पोस्ट एक्विजिशन का? सो कितना शेयर है उसका? 20% ही है सिर्फ, राइट? एनसीआई का शेयर कितना है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। 20% ही है। पोस्ट एक्विजिशन में मेरे पास कितना निकल के आया? वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, 5,000, इसका 20% कर लो आप, कितना आया? 1,000। या तुम यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है? यहां पे तुमने ये निकाला जैसे ही, वैसे ही तुम इधर अलग कर दो, दैट 5,000 में से 20% शेयर जाएगा एनसीआई को, और जो बचा हुआ शेयर है दैट इज 80% जो शेयर जाएगा वो जाएगा पेरेंट को, ठीक है? यहीं पे अलग कर दो तो तुम्हें इजी हो जाएगा वो चीज। सो ये जो 1,000 है आई वुड से ऊपर से ही निकल के आया है वर्किंग नोट नंबर 2 से, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको कि 1,000 कहाँ से आया? अब हमारे पास एनसीआई आ जाएगी, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है इस केस में, सो दैट विल बी 12,500 प्लस 1,000, that will give me 13,500. Any problem so far? वर्किंग नोट नंबर 4 क्लियर है सबको? चलो, लास्ट वर्किंग नोट है हमारा, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 5, जो कि बात करता है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में।
क्या क्या शो होता है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में? Only the parent share of post acquisition profit is included in group retained earnings. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओल्ड ओनर्स को। तो हम सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरे पास आएगी पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, प्लस करूंगी उसमें पेरेंट्स परसेंट ऑफ सब्सिडियरीज पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, माइनस करेंगे पेरेंट शेयर का इम्पेयरमेंट कितना है, और प्लस करूंगी गेन ऑन बार्गेन परचेज अगर आता है कोई भी, दैट मीन्स गुडविल से अगर कोई भी गेन ऑन बार्गेन परचेज आया तो तुम इसमें ऐड कर दोगे। इससे तुम्हारे पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स निकल के आएंगी। सो लेट्स जस्ट मेक इट वर्किंग नोट नंबर 5, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। सो क्या है हमारे केस में? सबसे पहले क्या आएगा? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट मीन्स डिकेंस हु इज अ पेरेंट, उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? यस, कितनी है उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स? क्वेश्चन में देखो आपको गिवन होगी 70,000, राइट? तो यहाँ पे आप 70,000 लिख लो। एंड नेक्स्ट स्टेप, पेरेंट्स परसेंट ऑफ सब्सिडियरीज पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट मीन्स 80% इंटू जॉन्स पोस्ट एक्विजिशन, जितना भी आएगा हमारे पास वो हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है 4,000, ये यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, पेरेंट का, एक सेकंड इसको भी हम मार्क कर देते हैं कि कहाँ से आ रहा है आपके पास ये। ओके, सो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी आई यहाँ पे मेरे पास? अल्टीमेटली दैट विल बी 70 प्लस 4, दैट गिव्स मी $74,000। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? वर्किंग सारी की सारी, वर्किंग 1 2 3 4 5 हमने क्या किया? अब इसका टोटल करके भी चेक कर लो, क्या ये टोटल तुम्हारा 5,000 ही बनता है जो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में डाला था, राइट? अब हम बनाते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो सबसे ऊपर मेरे पास आएगी गुडविल। गुडविल, अब गुडविल आप नीचे निकाल के आए हैं, कौन सी वर्किंग नोट थी गुडविल की? वर्किंग नोट नंबर 3, 22,500 की, राइट? सो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे कि गुडविल आपकी वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे गिवन? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो डाल लेते हैं पीपीई। कितना गिवन है? पेरेंट का कितना है? 85,000 प्लस सब्सिडियरी का कितना है? 18,000। सो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे गिवन है इन्वेस्टमेंट, दैट इज शेयर्स इन जोन्स। अब उसका क्या करेंगे? ग्रुप अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट इन जोन्स जो 60,000, वो आप स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते, सिर्फ डिकेंस का शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल ही जाएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं डाल सकते। आपके नोट्स में यहाँ पे मेंशन भी है, फ्रॉम ग्रुप परस्पेक्टिव द ग्रुप कैन नॉट इन्वेस्ट इन इटसेल्फ, वी डू नॉट शो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, सो इन पेरेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी इज शोन। कंसोलिडेटेड के अंदर आप सब्सिडियरी के एक्चुअल नेट एसेट्स ही देखते हो। ठीक है, वी रिप्लेस द इन्वेस्टमेंट विद द सब्सिडियरीज एक्चुअल नेट एसेट्स, दिस शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ ग्रुप एज वन एंटिटी। तो आप जो 60,000 है वो हम ऑलरेडी नेट एसेट्स के अंदर ही कंसीडर कर चुके हैं उसको। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो, जब आपने गुडविल निकाली थी आपने उसको कंसीडर किया था, राइट? आपने उसको कंसीडर ऑलरेडी कर चुके हो उस इन्वेस्टमेंट को।
So you do not take that as separate face value in your statement of financial position. ओके, चलो अगला है मेरे पास करंट एसेट्स, वो डाल देते हैं हम यहाँ पे। करंट एसेट्स कितने हैं? 1,60,000 प्लस 84,000 कितना आया? 244,000। सबका यही आया? ओके, सो टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पे कितने निकल के आएंगे? दैट विल बी 3,69,500। क्या सबके टोटल एसेट्स यही आ रहे हैं? ओके परफेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पे मेरे पास? किसका शेयर कैपिटल लेंगे हम इस केस में? सिर्फ पेरेंट का, दैट इज 65,000। शेयर प्रीमियम कितना है? शेयर प्रीमियम किसका लेंगे? सिर्फ पेरेंट का, दैट इज 35,000, राइट। और उसके बाद मेरे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब क्या मैं यहाँ पे ये वाली रिटेन्ड अर्निंग्स ही ले लूं? 70,000 प्लस 25,000 करूंगी यहाँ पे? नो, हम अभी इतना वर्किंग करके आए हैं, किस लिए? ये रही आपकी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स 74,000 की, यही आप लेके जाएंगे यहाँ पे। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आया? वर्किंग नोट नंबर 5 से आप लेके जाओगे। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ऑलराइट, परफेक्ट। सो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। सो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या दोनों का शेयर आया हमारे पास यहाँ पे? पेरेंट का भी और एनसीआई का भी? इधर नहीं, हम एनसीआई का शेयर भी डालेंगे, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कितना है वो हमारे पास यहाँ पे? इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, सो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि वर्किंग नोट नंबर 4 से ये आया है। ऑलराइट, उसके बाद मेरा क्या बचा? आप इसका टोटल करो, कितना बनता है ये? 187,500। बट अभी भी हमारे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज पड़ी हैं, राइट। इक्विटी वाला सेक्शन, इक्विटी में आपका सेक्शन खत्म हो गया, दैट इज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, एनसीआई। लेकिन अभी भी मेरे पास करंट लाइबिलिटीज पड़ी हैं, सो वो आप यहाँ डाल दीजिए करंट लाइबिलिटीज के अंदर। लाइबिलिटीज कितनी आएंगी करंट लाइबिलिटीज? आप इन दोनों का टोटल लोगे, 1,35,000 प्लस 47,000, दैट विल गिव यू 182,000। अब आप इन दोनों का सम ले लो, दैट शुड मैच योर करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, सॉरी। सो दैट इज 369,500। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? राइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। ओके, आई होप ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 क्लियर है सबको? ओके परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी कंसोलिडेशन में और क्या है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 है आपके पास। Jack acquired 60% of the ordinary share capital of Daniel on 31st December 2016 for $240,000. At this date, the net assets of Daniel were $360,000. What goodwill arises on the acquisition if the NCI is valued using the proportion of net assets method?
if the NCI is valued using the fair value method and the fair value of the NCI on acquisition date is $1,50,000. So अब हमें ये दो मेथड से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये दो मेथड्स, फेयर वैल्यू मेथड और प्रोपोर्शन नेट एसेट्स मेथड, राइट? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड में क्वेश्चन आपका ले आऊं यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन है? जैक ने डैनियल का 60% एक्वायर किया ऑन 31 दिसंबर 2016। कितने में? $240,000 में। उस दिन डैनियल के नेट एसेट्स कितने के थे? 360,000 के। सो गुडविल निकालनी है। क्या डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, फेयर वैल्यू मेथड में और प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स मेथड में? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसको पैरेलल सॉल्व करूंगी ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। प्रोपोर्शनल एंड दूसरा मेथड है आपका फेयर वैल्यू मेथड, राइट? इन दोनों मेथड से ही हमें इसको सॉल्व करना है। चलो, गुडविल निकालनी है, दैट मीन्स वर्किंग नोट नंबर 3 हमें करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? हमें पेरेंट की होल्डिंग चाहिए। पेरेंट होल्डिंग एट फेयर वैल्यू कितनी है इस केस में? गिवन है आपके क्वेश्चन में, इट इज $240,000, राइट? ये तो दोनों में ही आएगा। अब जो एनसीआई का शेयर है वो दोनों मेथड्स में अलग अलग जाएगा। जो प्रोपोर्शनल मेथड है उसके हिसाब से हम क्या लेते हैं यहाँ पे? एनसीआई का परसेंट इंटू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमें गिवन है, दैट इज 360,000। सो दैट विल बी 40% इंटू $360,000, राइट? अंडर प्रोपोर्शनल मेथड। यहाँ पे आप ले आओ इंटू 3,60,000। अदरवाइज हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन अगर पिछले क्वेश्चन में हम प्रोपोर्शनल मेथड से करते तो कैसे करते? 50,000 इंटू 20%, ठीक है? वो लेके आते हम यहाँ पे। बट क्योंकि हमें फेयर वैल्यू गिवन थी इसलिए हम फेयर वैल्यू लेके आए यहाँ पे। सेम हम यहाँ पे वही चीज करेंगे कि एनसीआई आप 144,000 लेके आओगे बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। एंड अगर आपको फेयर वैल्यू मेथड से यूज करना है आप एनसीआई एट फेयर वैल्यू करोगे। आपके क्वेश्चन में गिवन है कितनी है फेयर वैल्यू? 150,000। वो आएगी। और उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। क्या फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन है यहाँ पे? 360,000। वो आप यहां से हटा देंगे, ठीक है? आई होप ये क्लियर है सबको। चलो, कितना आएगा अगर हम प्रोपोर्शनल मेथड यूज कर रहे हैं और कितना आएगा अगर हम फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं? तो 24 एंड 30। एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट? आपको प्रोपोर्शन मेथड समझ में आया? फेयर वैल्यू मेथड समझ में आया? ओके, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट पार्ट